हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट के दो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो इसके पहले दो लेक्चर आए उनमें हमने करंट और फिर सर्किट, देन एमीटर, और फिर उसके अगले लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, फिर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का डिफरेंस रेजिस्टेंस के बेसिस पे, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया। तो उस लेक्चर के एंड में मैंने बोला था कि आज से यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है। मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है। तो हाँ, आर इज वी इज इक्वल टू आई आर होता है एंड आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, लेकिन डिपेंड नहीं करता है करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन वोल्टेज लेकिन रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और दो चार फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला चीज रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय एरिया। अब इसको कैसे बोलेंगे? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय एरिया, हमेशा ऐसा नहीं बोलते। इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है। अगर कोई चीज प्रोपोर्शन के बाद वन बाय में हो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या हुआ, फिर से बता देते हैं, दो तीन बार बता चुके हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, डायरेक्टली में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है। तो इन बातों को याद रखना है। उसके बाद है, अगर दोनों को मिला दिया जाए, पहले और दूसरे इक्वेशन को, ठीक है, तो क्या आएगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। ओके। अब क्या करना है? प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, बताए थे। तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। ये जो सिंबल है इसको रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोह, RHO, रोह। तो जैसे रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, आपके एनसीईआरटी बुक में यही नोटेशन है और हम लोग तो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं कम्प्लीटली। इनका एनसीईआरटी को कम्प्लीटली अच्छा से करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में, जैक बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर आएगा ही नहीं। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहता है। 95 मार्क्स, अगर 100 का है तो 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहता है। कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, वो तो बात अलग है। तो ये रहा रो। क्या है? रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी क्या है? एक नया टर्म। अब इसको इस तरह तो डिफाइन नहीं करेंगे कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए से जब प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो एक कांस्टेंट आया, उसको बोल दिया रजिस्टिविटी, ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। रजिस्टिविटी क्या होता है? रजिस्टिविटी होता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस। अगर एकदम सिंपल भाषा में समझने का कोशिश करें तो इट इज द कैपेसिटी टू डू रेजिस्टेंस। पर मीटर में कितना रेजिस्टेंस कोई कंडक्टर प्रोड्यूस कर पा रहा है, उस कैपेसिटी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके। सो अगर रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन है, आपको डिफिनेशन याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। ठीक है। उससे ये वाला साइन दिखा देंगे, फिर इसको निकाल के कांस्टेंट दिखा देंगे, और डिफिनेशन याद है तो फिर बढ़िया है। फिर उसका ऐसा यूनिट लिख देंगे, क्लियर है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है। सो और क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फिर करते करते आपको लेक्चर देखते देखते ही याद करवा देंगे हम, चिंता मत करिए। सो क्या है रेजिस्टिविटी? द कैपेसिटी टू डू रेजिस्टेंस। अगर सिंपल, एकदम सिंपल समझे तो, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस कोई कंडक्टर प्रोड्यूस करा सकता है। अब एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? ओम मीटर। रेजिस्टेंस किसका था? ओम किसका था? रेजिस्टेंस का था। ठीक है। ओम मीटर, ये कैसे आया? हाँ, ये बात तो बनता है। देखिए समझा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे बस, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये रहा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। अब हमको इसका चाहिए ऐसा यूनिट। R का मतलब रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम। ठीक है। एरिया का, एरिया को अगर इधर भेजो तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। और
एल को अगर इधर लाएं तो क्या आएगा नीचे, एल का ऐसा यूनिट मीटर, मीटर और मीटर स्क्वायर में 1 मीटर खत्म, क्या बचा ओम मीटर। सो इस तरह ऐसा यूनिट आ गया, आप भूल भी जाए तो इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टिविटी का क्या है मेरे पास ऐसा यूनिट, ओम मीटर, ओके याद रहेगा। अब ये पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है, कम्पिटिटिव एग्जाम जो आप लोग देते हैं उसमें भी पूछ सकता है कि जितने भी एलॉयज होते हैं ना, जितने भी एलॉयज होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं कि ऐसे मटेरियल जो दो नन मेटल या एक मेटल एक नन मेटल या सेमीकंडक्टर्स एक मेटल एक नन मेटल, दो मिक्सचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज से मिलके बने होते हैं। तो जो भी एलॉय होते हैं उनका रेजिस्टिविटी उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से या कंस्टिट्यूएंट मटेरियल से, आपके एनसीईआरटी बुक में मेटल वर्ड यूज है तो मेटल ही लिख दिए, तो आपके जो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल होते हैं उनके रेजिस्टिविटी से एलॉयज का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादा होता है, ये तो फिक्स है, ठीक है। एलॉयज का जो रेजिस्टिविटी होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। फिर इससे 2-3 क्वेश्चन भी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो वहाँ जब पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। सो ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर करना ही है, बता रहे हैं बार बार। अब यहाँ तक करने के बाद एक बार हम थोड़ा सा चाहते हैं कि फिर से रिकैप कर लें बोल के ही, और यहाँ तक आप उतारिए, फिर सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स शुरू करेंगे। तो वहाँ तक लेक्चर 2 तक तो क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो आप जाके देख लीजिए, वहाँ बढ़िया से पोटेंशियल डिफरेंस ये सब समझाए हैं। और आज तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ एरिया ये सब पढ़ा है, फिर रेजिस्टिविटी पढ़ा है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, कैपेसिटी टू डू रेजिस्टेंस, इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर। अब ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो और ये सब उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। सो अब आगे है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दें कि रजिस्टर्स क्या होता है। रजिस्टर क्या हुआ, एक कोई भी चीज, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लियंस भी हो, ओके, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लियंस भी हो, अगर वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर पा रहा है तो उसको रजिस्टर हम कह सकते हैं। कुछ ऐसा होता नहीं कि हमेशा अगर बोल रहा है कि कोई सर्किट में रजिस्टर, इसका मतलब कोई स्पेशल रजिस्टर ही ला के जोड़ेंगे। एनीथिंग कैन बिहेव लाइक रजिस्टर इफ इट हैज रेजिस्टेंस, अगर उसमें रेजिस्टेंस है तो वो एक तरह का रजिस्टर ही है, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि देखिए हम लोग का घर में करंट आता है, अलग अलग तरह के डिवाइस हैं। सो अलग अलग तरह के डिवाइस है, अलग अलग मटेरियल यूज़ हुआ होगा, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस पहले ही बता चुके हैं। तो उसी का पढ़ना है कि सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है अलग अलग, पहले तो अलग अलग सिस्टम से जोड़ते हैं। एक सीरीज सिस्टम है, एक पैरेलल सिस्टम है, मतलब कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स को जोड़ने का, ठीक है। तो दो सिस्टम है, दो कॉम्बिनेशन है, पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। और ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन दोनों में से एक डेरिवेशन आपका 3 या 4 मार्क्स में पूछता है, हमको बढ़िया से याद नहीं है, लेकिन 3 या 4 मार्क्स में इन दोनों में से किसी एक का डेरिवेशन पूछता ही है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओके। सो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टर्स के, एनीथिंग दैट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस कैन बिहेव एज ए रजिस्टर। तो रजिस्टर जुड़ने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको बहुत डीप से पढ़ना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब रजिस्टर के दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, लेकिन इसमें ईच रजिस्टर में करंट सेम नहीं होता। इन दो पॉइंट को आप बढ़िया से याद करिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ओके। ना जाते नहा रहे हैं जो कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, गाइए नाचिए जो करना है करिए, लेकिन इन दोनों पॉइंट को याद रखिए, ओके। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल आता है। सो आप यहाँ तक उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताए, दो तरह के कॉम्बिनेशन, एक सीरीज एक पैरेलल, और ये भी बोले कि दोनों को डीप से पढ़ना है, ठीक है। तो
सीरीज कॉम्बिनेशन में बोले कि करंट सेम रहता है थ्रू ईच रजिस्टर, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब जो इससे डेरिवेशन आता है, जो फॉर्मूलेशन होता है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल सर्किट में वो अपना रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन में, उसी को पढ़ना है आगे। ओके, टोटल रेजिस्टेंस कितना वो उत्पन्न कर देता है, कितना प्रोड्यूस कर देता है रजिस्टर, अगर दो चार रजिस्टर सीरीज में लगे हों या दो चार रजिस्टर पैरेलल में लगे हों, दो चार या जितना भी लगे हों, अगर वो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट उसका हम कैसे निकालेंगे, और पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज से। तो ये देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3 तीनों सीरीज में है। देखिए सीरीज में है, ऐसा कैसे पता लगाएंगे, कहीं कहीं आपको इस तरह सीधा लाइन में दिया हो ना, ऐसे मोड़ के यहाँ से घुमा के ऐसे करके दे दिया हो, तो सीधा लाइन में है उससे मतलब नहीं होता सीरीज से। सीरीज का मतलब क्या बोले थे, याद करने आपको बोले थे कि करंट अगर सेम है तो वो सीरीज में है, ठीक है। अगर तीनों रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है तो वो सीरीज में है। तो अब डायग्राम को ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ से जो करंट निकला वो इस रजिस्टर में जा रहा है। अब ये वायर जो है ये तो कहीं डिवाइड नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए, नहीं दिख रहा तो चश्मा का नंबर बढ़वाइए। यहाँ भी डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ से जो करंट आया वो इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया। ओके, तो अगर यहाँ से वायर डिवाइड होता फिर कोई रजिस्टर लगा होता तो हो सकता था यहाँ से करंट आधा इधर गया आधा इधर गया, या कुछ अमाउंट इधर गया कुछ अमाउंट इधर गया, लेकिन एक ही वायर है जो तीनों रजिस्टर को जोड़ा हुआ है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है तीनों सीरीज में है। अब ये क्या है, ऊपर में जो V1, V2, V3, ये तीनों वोल्ट मीटर लगाए हैं वोल्टेज मापने के लिए। क्या लगाए हैं, वोल्ट मीटर, वोल्टेज मापने के लिए। वोल्ट मीटर 1, वोल्ट मीटर 2, वोल्ट मीटर 3। ओके, सो वोल्ट मीटर 1, अब जो वोल्ट मीटर होता है, ये पॉइंट हम आपको बताने भूल गए, अभी हम बोल रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, लिख लीजिए मतलब लिख लीजिए। A voltmeter is a device which is used to find the voltage in the circuit, ठीक है। And a voltmeter is a device which is used to find the voltage in the circuit, and uh, it is always connected in parallel to the device whose voltage is to be measured, ठीक है। उस डिवाइस के इट इज always connected in parallel to the device whose voltage और potential difference is to be measured। तो देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से जो करंट आया और यहाँ से वायर इसके लिए थोड़ा चेंज हुआ तो ये पैरेलल में जोड़ दिया गया है। रजिस्टर्स तीनों सीरीज में है, ठीक है, रजिस्टर्स तीनों सीरीज में है। तो रजिस्टर सीरीज में है। अब आप बोलिएगा कि लेकिन यहाँ तो वोल्ट मीटर और रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि यहाँ तो वायर अलग हो गया है। रजिस्टर्स के लिए एक ही वायर है, लेकिन यहाँ तो वायर वोल्ट मीटर के लिए अलग हो गया, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहाँ डिवाइड जा रहा होगा। नो, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर में बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा करंट नहीं जाता है। सो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। आप सिंपल यहाँ देखिए कि तीनों रजिस्टर सीरीज में है, ठीक है, तीनों रजिस्टर्स के लिए एक ही वायर है। तो अब आगे इसका डेरिवेशन, बहुत हो गया इस पे बात, अब इसका डेरिवेशन सीरीज कैसे पहचानते हैं, अगर तीनों में सेम करंट जा रहा हो तो आई करंट जो इसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए सेम है। अब इसका डेरिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करिए ध्यान से। आई करंट, लेट आई करंट फ्लो थ्रू द R1, R2, R3। आई करंट मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है R1, R2, R3 से, और पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 तीनों के लिए अलग है। देखिए यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ठीक है ना। सो और पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, तभी से मानते आ रहे हैं, अभी भी मान लीजिए थोड़ा सा और,
कि लेट अस अज्यूम दैट V बी द इक्विवेलेंट वोल्टेज, जो V1 V2 और V3 वोल्टेज है उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज तीनों का सम के बराबर V है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऊपर वाला लाइन पे ध्यान दीजिए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, मान रहे हैं कि V इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तीनों इक्विवेलेंट वोल्टेज है तीनों का मिला के जो है, तो उससे लिख सकते हैं ना V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ तक ठीक है। अब ओम्स लॉ लगाते हैं तीनों के लिए अलग अलग। V1 क्या आएगा I इंटू R1, V2 क्या आएगा I इंटू I2, V3 क्या होगा I इंटू R3। ओम्स लॉ याद कीजिए, V इज इक्वल टू आई आर। तो V1 अब I तीनों में सेम है, क्या कि तीनों रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है बोले थे, तो तीनों के लिए I तो सेम है लेकिन R1 R2 R3 अलग अलग है। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। अब इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो क्या होगा, रखिए, देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये देखिए क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 है I इंटू R1, V2 है I इंटू R2 एंड V3 है I इंटू R3। यहाँ से लाए सब, यहाँ से, ठीक है, तीनों को रख दिए। अब इसके बाद आपको एक और एजम्पशन मानना है, और वो ये है कि अगर हम लोग तीनों रजिस्टर को हटा दें और एक R रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा दें जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो जितना R1, R2 और R3 तीनों मिला के इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फिर से ध्यान ध्यान से सुनिए मेरा लाइन। अगर हम R1, R2, R3 तीनों को हटा दें और तीनों के जगह एक ऐसा रजिस्टर लगा दें जो सर्किट में उतना ही रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा हो जितना R1, R2, R3 कर रहा है, तो अगर उस कंडीशन में वोल्टेज निकालना हो तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा ना। क्या कि जो टोटल वोल्टेज हम मान लिए इक्विवेलेंट वोल्टेज V1 V2 V3 का सम के बराबर V है, और इक्विवेलेंट रजिस्टर अगर R1 R2 R3 का R है, तो ओम्स लॉ अगर यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, V इंटू आई आर आएगा। अब V इंटू आई आर रख दिए इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में, ये रहा इक्वेशन सेकंड। अब V के जगह लिख दिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ R1 R2 R3 ने R है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है तीनों के इक्वल, ठीक है, तो उसको रख दिए। तो क्या आया, आई आर इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। अब यहाँ से आई कॉमन ले लिए, तीनों से कॉमन लेने आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे तो धन्य हैं आप, ठीक है। तो आई कॉमन ले लिए, नहीं कॉमन लेने आप जानते हो, वो भरोसा है आपके ऊपर। सो आई अगर कॉमन ले लिए तो आई आई कटेगा दोनों तरफ से, एल एच एस आर एच एस। सो आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा बचेगा, बचेगा, देखिए बचा। दिस इज द इक्विवेलेंट रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यही फॉर्मूला हमको चाहिए था। तो इसका न्यूमेरिकल में यूज पड़ेगा, आप इसको याद करिए पहले। अगर तीन रजिस्टर सीरीज में है और उसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। हम क्वेश्चन करते हैं, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम का रजिस्टर सीरीज में हम जोड़ दिए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। सीरीज में जोड़ दिए तो क्या होगा, तीनों को प्लस कर देंगे, 4 3 2 कितना हुआ, 4 3 7 प्लस 2 9, ठीक है ना। तो इसी तरह इसका न्यूमेरिकल में यूज होता है। इतना भी इजी न्यूमेरिकल हो सकता है पूछ दे, लेकिन थोड़ा सा इससे हार्ड पूछता है कि सीरीज और पैरेलल मिला देगा उसके बाद आपको निकालने बोलेगा। सो वो न्यूमेरिकल करते समय आपको डेप्थ में समझाएंगे। चलिए तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या किए। पहले देखें कि जल्दी जल्दी R1 R2 R3 में तीनों में सेम करंट जा रहा है, ठीक है। तो मान लिया आई करंट फ्लोज टू R1 R2 R3। अब तीनों रजिस्टर में अलग अलग पोटेंशियल होगा, बोले थे सीरीज में करंट सेम होता है तीनों रजिस्टर, लेकिन रजिस्टर्स में क्या क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। तो V1 V2 अब मान लिए कि तीन जो V1 V2 V3 है उसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब उसमें V1 V2 3 V3 में ओम्स लॉ लगा दिए, V3 में ओम्स लॉ लगा दिए, और उसके बाद IR1 IR2 IR3 हो गया।
अब इन तीनों वैल्यूज़ को रख दिए इक्वेशन फर्स्ट में, जैसे जो इक्वेशन फर्स्ट ये था, इसमें रखने के बाद IR1 IR2 I3 आ गया यहाँ प्लस में। अब मान लेते हैं कि एक R रजिस्टर हम अगर रिप्लेस कर देते हैं तीनों रजिस्टर को, इफ़ वी रिप्लेस ऑल द थ्री रजिस्टर्स बाय सिंगल रेजिस्टेंस R, तीनों रजिस्टर को हम रिप्लेस कर दिए एक ऐसे रजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस R है और उतना ही रेजिस्टेंस सर्किट में प्रोड्यूस कर रहा है जितना तीनों रजिस्टर मिल के कर रहा था। तो उससे लिख सकते हैं हम लोग V इज इक्वल टू आई। अगर इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट तो आई है ये है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, ओम्स लॉ लगा दिए V इज इक्वल टू आई आर। अब V इज इक्वल टू आई आर रख दिए इक्वेशन सेकंड में, आई कॉमन ले लिए, मिल गया हमको सीरीज का फॉर्मूला, दैट इज आर एस यहाँ सिंबल यूज किए सीरीज कॉम्बिनेशन, एस सीरीज कॉम्बिनेशन का इसको डिनोट करने के लिए। सो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर्मूला है। सीरीज में रजिस्टर्स अगर जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, बात खत्म। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ऊपर वाला उतार लीजिएगा। हम बोले थे कि नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ दिन बाद हो सकता है डिस्क्रिप्शन में दे दे, तो आप चेक करते रहिएगा जाके, और हो सकता है स्कूल का ग्रुप में भी डाल सकते हैं तो डाल देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। जो स्कूल के ग्रुप में नहीं है, जो दूसरा स्टूडेंट अगर देख रहा है तो वहाँ से डाउनलोड कर लेगा, ठीक है, खैर वो सब अलग बात। देखते हैं अब रजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन पैरेलल क्या बताए थे रजिस्टर्स इन सीरीज में? रजिस्टर्स इन सीरीज में बताए थे बाबू लोग कि करंट सेम रहता है तीनों रजिस्टर में। तीनों अब रजिस्टर क्या था एक बार फिर से बताते हैं, कोई भी अप्लायंस जो रेजिस्टेंस उत्पन्न कर दे उसको रजिस्टर मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि तीन गो चीज है, ये लगा हुआ है। इस पहला चीज के लिए फ्रिज है, इसके लिए अलग तार दे दिए, फ्रिज R1 रेजिस्टेंस और टीवी R2 और हीटर R3, तीनों के लिए अलग अलग तार दे दिए। अलग अलग तार दे दिए तो तीनों में अलग अलग करंट जाएगा, यहाँ से करंट डिवाइड होगा, यहाँ से तो आई करंट आप भेजिए, ठीक है, बैटरी से आई करंट निकला, यहाँ से आई करंट भेजिए, लेकिन यहाँ पे तार डिवाइड कर गया। सो और सीरीज में करंट डिवाइड नहीं करता था क्या कि तीनों रजिस्टर सीरीज में, लेकिन यहाँ तीनों रजिस्टर्स में अलग अलग करंट जा रहा है, I1 इसमें गया, I2 इसमें गया, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, और I3 इसमें गया, ठीक है, तो तीनों इसमें गया। और क्या बोले थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ऊपर जाके देख लीजिए, ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लीजिए क्या होता है। तो पैरेलल में बोले थे कि तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं R1 R2 R3 में। अब क्यों होता है ये आपको हम धीरे 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 सवाल प्रैक्टिस कराते कराते क्लियर कर देंगे। अगर हो सकता है आप समझ भी गए होंगे इतना बताने के बाद, नहीं समझें तो क्लियर हो जाएगा क्यों होता है ऐसा, ठीक है। सो R1 R2 R3 में I1 I2 I3 करंट गया, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स क्या होता है, सेम होता है, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला था इक्विवेलेंट के लिए, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर पाँच छः गो और है तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 डॉट 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 आर एन, ठीक है। अब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में अगर रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब तीनों के लिए अलग अलग तार, अब क्लियर है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे उसका इक्विवेलेंट, जो तीनों मिल के कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है उसको कैसे निकालेंगे, उसका डेरिवेशन देखिए। आई करंट फ्लो कर रहा है और एक्स पॉइंट पे, जो ऊपर पॉइंट एक्स है, यहाँ से I1 I2 I3 डिवाइड कर गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आरपी जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का, वो जितना रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है उतना अकेले आरपी कर रहा है, ठीक है, उतना मान लिए। अब आई करंट है जो पूरा सर्किट में है, पूरा सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है, ठीक है ना, है ना, ऊपर देख लीजिएगा पीछे करके। और इक्विवेलेंट पूरा सर्किट का हम मान लिए आरपी, तो इससे लिख सकते हैं ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू वी बाई आरपी। ओम्स लॉ समझ में नहीं आया तो पहले जाके वीडियो देख लीजिए, उसी इक्वेशन से लाए हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, भी इज इक्वल टू आई आर तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, सो आई इज इक्वल टू आर पी, ऐसा लिख सकते हैं। अब तीनों में
तीनों जो रजिस्टर है R1 R2 R3, तो उसमें तीनों में ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, I1 करंट R1 में जा रहा है तो I इज इक्वल टू V बाय R1, I2 करंट R2 में जा रहा है तो I2 इज इक्वल टू V बाय R2, और R3 में I3 जा रहा है तो I3 इज इक्वल टू V बाय R3, तीनों में चले गया। अब काहे कि करंट जो टोटल I है और वो I1 I2 I3 के बराबर होगा, वही ना होगा, वहां से डिवाइड किया एक्स पॉइंट से, वहां से डिवाइड करने के बाद फिर तो करंट ऐसा तो नहीं होगा कि जाके मिला नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ से एक्स पॉइंट से करंट डिवाइड किया और यहाँ जाके वाई में फिर मिल गया, तो ये आई करंट ही मिलेगा फिर से, तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 को इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो क्या आएगा, V बाय RP इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ऊपर के जो जो वैल्यू हैं अगर नोट्स बनाएंगे तो उन्हीं का यूज करके सबको रखे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग। ओके, सो अब भी कॉमन ले लिया, भी सबके लिए आया इसलिए क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर्स के लिए सेम है, बहुत बार हम बोल चुके हैं बात। सो भी कॉमन हो गया, 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, सो ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का अगर तीन रजिस्टर पैरेलल में हो। ओके, तो इस फॉर्मूला को याद करिए। अगर सीरीज में तो तीन रजिस्टर, तो जितने भी रजिस्टर हो कैसे निकाल देते हैं, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN जितना भी हो। अब पैरेलल में हो तो कैसे निकालेंगे, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस प्लस जितना भी हो, 6 है 7 है सबको जोड़ दीजिए बाय में करके। सो इससे आपका 1 बाय RP का वैल्यू आएगा, फिर 1 बाय RP का जो वैल्यू आएगा उसको पलट दीजिएगा, RP का वैल्यू मिल जाएगा, न्यूमेरिकल करते समय समझ में आ जाएगा, बता देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का, अगर सीरीज में रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। डेरिवेशन आता है बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी का हर एक बार। ठीक है, सो अब क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन तो था ही, पैरेलल कॉम्बिनेशन लाने का क्या जरूरत था, क्यों सब इतना काबिल बना कि सीरीज के बाद आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लाए, क्यों बना काबिल। सीरीज में क्या होता था, वोल्टेज तीनों के लिए अलग अलग होता था, याद करिएगा, करंट तीनों में सेम, लेकिन वोल्टेज क्या होता था, अलग अलग होता था। अब सेम करंट है, तीनों में सेम करंट जा रहा है और एक ही तार से जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज तीनों को अलग अलग मिलेगा, किसी को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए उसको कम मिलेगा, किसी को कम चाहिए उसको ज़्यादा मिलेगा। करंट में भी यही हो जाएगा, एक ही तार है, सब में सेम करंट जा रहा है। अब आपके बल्ब को 2 एम्पेयर का करंट चाहिए, आपके हीटर को 10 एम्पेयर का करंट चाहिए, तीनों दोनों एक के तार में लगा हुआ है, तो 10 एम्पेयर का करंट हम हीटर के लिए तो भेज दिए, अब बल्बा का क्या होगा, बल्ब तो खराब हो जाएगा, 2 एम्पेयर से ज़्यादा करंट भेज दिए। तो ये डिसएडवांटेज होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसमें होता है कि अगर एक जगह भी का कुछ अप्लायंस फेल कर गया तो आगे वाला जो भी है वो गया, क्योंकि एक ही तार है। जैसे आप देखते हैं झालर जो दिवाली में लगता है, उसमें अगर कोई एक तार कट गया तो पूरा झालर गया, जय सिया राम। ठीक है, तो यही चीज है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में चीज़ों को जोड़ा जाए तो अगर कहीं से भी टूटा सर्किट तो सबको खराब कर देता है, और सबको अपने डिजायर अमाउंट का करंट नहीं मिल पाता है, वोल्टेज नहीं मिल पाता है। अब ये बताए कि सीरीज कंपेयर फेरी लाइट में यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन, तो समझा दिए, तो उससे नुकसान है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है एडवांटेज, क्वेश्चन आंसर में भी ये चीज़ है, लेकिन फिर से यही बता देते हैं कि हर डिवाइस को पूरा बैटरी वोल्टेज मिलता है। देखे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम पोटेंशियल सबका, तो सबको वोल्टेज पूरा मिलता है, जितना बैटरी का वोल्टेज उतना सबको मिलता है। ठीक है, दूसरा बात कि अगर एक डिवाइस को स्विच ऑन और ऑफ किए तो अदर अफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि उसके लिए अलग तार गया, इसके लिए अलग तार गया, इसके लिए अलग तार गया। ठीक है, सो अगर एक का बंद कर दिए तो दूसरा को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अपने हिसाब से कर सकते हैं। घर में यही कॉम्बिनेशन होता है, आप पंखा बंद करते तो आपका बल्ब तो बंद नहीं हो जाता, वही चीज़ है। तो घर में हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ होता है। ठीक है, घर में सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लगा हुआ रहता, होम वायरिंग इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रखिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड कर देता है करंट को थ्रू ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो यही है, आज का लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। आज का लेक्चर यहीं पर ओवर होता है।
और अगला लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अगला लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट। लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। सो इसको एक बार फिर से देखना है तो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में डालने का, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सो रजिस्टर्स इन पैरेलल I1 I2 I3। अगर वीडियो आज का लंबा लग रहा है आप लोग को, तो आप लोग क्या करिए कि वीडियो को छोटा छोटा भाग में 15 मिनट देख के रुक जाइए, सीरीज देख के रुक जाइए, फिर पैरेलल देखिएगा। ओके। सो इसमें देखिए कि करंट अलग अलग होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो सेपरेटली सब ओम्स लॉ लगाए। फिर मान लीजिए कि आरपी तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो सेपरेट इक्विवेलेंट के लिए I इज इक्वल टू V बाई RP लगाए, और जो ईच रजिस्टर है उसके लिए अलग लेने का है। इसमें वोल्टेज सेम है तो तीनों के लिए सेम भी आया, लेकिन करंट तीनों में अलग है रजिस्टर में, तो सबके लिए अलग अलग आया। फिर इक्वेशन में रखते गए सब वैल्यू, भी कॉमन लिए, 1/RP का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब एडवांटेज पढ़े, पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइड कर देता है सर्किट को अलग अलग भागों में, तो अपना अपना जिसको करंट का जो डिज़ायर है वो मिल जाता है, सबको फुल बैटरी वोल्टेज मिलता है। और वन डिवाइस अगर स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो अदर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आपके घर में अगर आप पंखा बंद करते हैं तो आपके बल्ब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। हो सकता है आपको लेक्चर में कहीं कहीं कुछ समझ नहीं आए तो पीछे करके देख लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।